जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता, आप गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकते। हमें गुरुजी बहुत पहले से बुलाते थे। चंडीगढ़ में पंचकुला में एक हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वशिष्ठ फैमिली, जो हमें बहुत समय से बोलते थे कि आप एक बार हमारे साथ गुरुजी के सत्संग में चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर बार मैंने कहना हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन हम जाते नहीं थे। फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक था कि मुझे जाना था, मैं गई नहीं। ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए, पूरे गुरुजी ने लेते रहे। ऐसे ही एक दिन वो मेरी बेटी को भी बहुत बोलते थे कि चलो मम्मी पापा नहीं जा सकते तो आप गुरुजी का एक बार मिल के आओ। गुरुजी तब फिजिकल फॉर्म में थे, तो बेटी दिल्ली में पढ़ती थी। हर बार उसको बोलना कि आप दिल्ली में रहते हो, एक बार ही गुरुजी को मिल के आओ। तो ऐसे ही बेटी मेरी वहां चले गए, एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे, तो वहां गई। और वहां से जब वो आई तो उसने मुझे फोन किया रात को कि मम्मा इतना आनंद आया आज जाकर, इतना अच्छा लगा गुरुजी के वहां जाके कि हम तो बड़े बेवकूफ थे जो अब इतने समय से गुरुजी बुलाते थे और हम जाते नहीं थे। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी को मिलके। फिर उसने हमें बोलना शिमला आके कि आप भी चलो, हम भी बड़े गुरुजी के मंदिर चल के उनके दर्शन कर लो, लेकिन शायद हमें गुरुजी का भी बुलावा नहीं आया था। ऐसे करते करते फिर काफी टाइम निकल गया। बेटी की कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई, फिर उसकी जॉब लग गई, वो दुबई चली गई। और वहां से फिर वो 2007 की बात है, वो वापिस आई तो कहती मम्मा यहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर भी है, हम वहां चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। जब हम वहां गए तो गुरुजी का उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। वहां जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली मन को। और मुझे भी यही लगा कि सच्ची हमने तो बहुत गलती की, तो इतने टाइम से बोलते रहे, हम नहीं गए। फिर उसके बाद हम वापिस आ गए। एक बार फिर मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली गए थे, तो ऐसे ही मैंने कहा हम एक बार ही बड़े मंदिर आप भी चल लो। तो ये भी गए। उस टाइम बड़े मंदिर में बिल्कुल रश नहीं होता था, बहुत कम लोग आ रहे थे, तो उनसे बातचीत करते रहे, उनके सत्संग सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं देखा मैं कब से बुलाता था, तुम सुनते नहीं थे। चलो ऐसे करते करते हम फिर चंडीगढ़ पंचकुला जब आए, विंटर्स में हम लोग पंचकुला थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। तो पंचकुला फिर वशिष्ठ आंटी ने कहा कि आप सत्संग में चलो, आज यहाँ पे सत्संग है। तो हम मोहाली में सत्संग था, वहां पे उनके घर सत्संग अटेंड किया। तो वहां पे ऐसे मुझे लगा कि गुरुजी साक्षात वहां पर बैठे थे, और मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो हमें उस टाइम वहां पे फीलिंग हुई, और लगा कि नहीं गुरुजी ही हैं जो सही रास्ता अब हमें दिखाएंगे। एक्चुअली मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमने गुरु बनाऊं मैं अब अकेली। कभी गुरु बनाना हो तो मुझे ये था कि हस्बैंड वाइफ या पूरी फैमिली इकट्ठे गुरु बनाए तो ही फायदा है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के भी गुरु थे, मेरे फादर के अपने गुरु हैं, तो मैं देखती रहती थी। क्योंकि जब तक पूरी फैमिली गुरु को ना धारण करे तब तक इतना मजा नहीं है। तो जैसे फिर वहां से आई तो मेरे मन में बड़ा आया कि नहीं गुरुजी का सत्संग हमें भी करना चाहिए। गुरुजी का हुक्म था तो हमने शिमला आ गई। मैं ऐसे सोचते सोचते तो जैसे ही मैं शिमला पहुंची तो मुझे चंडीगढ़ से ही फोन आता है कि आप शिमला में सत्संग कीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करेंगे। तो मैंने गुरुजी उनको कहा कि ना तो यहाँ पे कोई संगत है, ना मुझे पता है, और आप लोग कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम पंचकुला से ही आएंगे और आपका सत्संग हो जाएगा, फिक्र ना करो। मैंने कहा ठीक है। जून में 17 जून को मेरे बच्चों की बेटे की एनिवर्सरी होती है, हमने उस दिन सत्संग रख लिया। और अचानक मेरे हस्बैंड को
कहीं जाना पड़ा बाहर, ये चले गए और पंचकुला की संगत आई, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। सत्संग के बाद सब लोग अपने जब चले गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने बेटे से कहा कि कितना अच्छा लगा आज गुरुजी हमारे यहाँ आए। तो बेटे के मुंह से निकला, कहता मम्मा आपने बोल तो दिया, आप मानते हो, आपको फेथ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें फोर्स नहीं करोगे कि जी चलो या कुछ है या किसी चीज के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर में हम गुरुजी के बस दरबार के साथ ही केक रख के उनका केक काट रहे थे। तो जैसे ही ये लोग केक काटने लगे तो बेटा कहता देखो मम्मा ये क्या है। तो मैंने भी देखा तो गुरुजी के स्वरूप से अमृत टपक रहा था। तो हम देखते रहे, मैं भी देखती रही, बच्चे भी देखते रहे। तो हम तो धन्य हो गए कि आज गुरुजी ने अपने आप ही अपने दर्शन करा दिए। क्योंकि बेटे ने पहले ही थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आप हमें फोर्स ना करना किसी चीज के लिए। तो उस दिन से मेरा बेटा, बहू और सब गुरुजी के चरणों में आ गए। और जैसे गुरुजी कहते थे कि घर का एक भी गुरुजी के चरणों में आ जाए तो सारा परिवार अपने आप आ जाता है, ऐसे ही हमारे साथ हुआ। उसके बाद हमें चंडीगढ़ से अंकल का मैसेज आया कि आप लोग हर महीने शिमला में संगत किया करो। और उस दिन से शिमला में आज तक मंथली संगत होती है। अभी हम कल भी संगत गुरुजी की करके हटे हैं और अब यहाँ पर आज की डेट में बहुत संगत होती जा रही है। 100 से ऊपर लोग संगत में आ जाते हैं। लेकिन कल क्योंकि कोविड का टाइम है तो कल संगत हुई 70-75 के करीब थी। और अब संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और गुरुजी से तो जैसे आप कुछ मांगो या कोई बात करो तो गुरुजी तो उसी टाइम उसका जवाब दे देते हैं। हमारे साथ बहुत बहुत बड़े बड़े गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। एक बार मुझे थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, चलने में सांस चढ़ता था और एकदम यहाँ पे चेस्ट में पेन शुरू हो जाती थी। जैसे जैसे चलती जाती थी बढ़ती जाती थी। तो मैंने टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने कहा टीएमटी टेस्ट कराओ। तो जैसे ही हमने टीएमटी टेस्ट कराया तो मुझे डॉक्टर ने इमीडिएटली कह दिया, यहाँ पे मेडिसिन रख दी और कहा कि आप लोग इमीडिएटली चले जाओ और एंजियोग्राफी करा लो जाके, जहाँ भी आपने करानी है। तो हम मुझे टेंशन हुई। फिर हम चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ हम अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास गए तो उनको ऐसे बताया। जब रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है, पर उन्होंने कहा लेकिन एंजियोग्राफी से पहले एक सीटी एंजियोग्राफी होती है, वो करा के देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमें सीटी एंजियोग्राफी के लिए जब हम गए तो गुरुजी का पेंडेंट हमेशा मेरे पास रहता है। तो मैंने उनको बोला जो एंजियोग्राफी कर रहे थे कि मुझे ये अपने हाथ में रखना है। वो कहते हैं हाँ आप अपने हाथ में रख सकते हो। तो मैंने उसको हाथ में रखा और सीटी एंजियोग्राफी होती रही। और जैसे ही सीटी होके हटी तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप अपने रिपोर्ट आपकी ठीक है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो आपको कोई एंजियोग्राफी की जरूरत ही नहीं है। हम बड़े खुश, हम आ गए। तो आके फिर जब हमने यहाँ अपने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ने ऐसा कहा, वो कहते नहीं मैं नहीं मानता, आप दोबारा एक बार अपना टेस्ट कराओ। फिर हम चंडीगढ़ चले गए कि हो सकता है टेस्ट ठीक ना हो या कुछ भी है। तो चंडीगढ़ हम 40s में गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपका टीएमटी करते हैं दोबारा से। जब टीएमटी किया तो वो फिर ठीक आया। फिर वापस आए। फिर बार बार जब डॉक्टर हम यहाँ लोकल अपने डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर ने कहा नहीं मैं नहीं मानता, आप एक बारी प्रॉपर चेकअप कराओ और तब मुझे तसल्ली होगी, क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप दवाइयां ना लो। फिर हम चंडीगढ़ आ गए, अपने डॉक्टर को कहा कि ऐसे हमें डॉक्टर शिमला से कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, आप एक बार फिर चेक कराओ। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं, एक स्ट्रेस थीलियम टेस्ट होता है, हम आपका वो कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें वो भी सिर्फ चंडीगढ़ में 40s में होता है, हम 40s चले गए। और जब वो टेस्ट हो रहा था तो तब मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मुझे ये पेंडेंट अपने हाथ में रखना है प्लीज। वो कहते कोई बात नहीं आप रखिए। और वो सारा
जो प्रोसीजर होता है वो सारा हुआ। जितनी देर तक वो फिर रखते हैं, आइसोलेशन में रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद आके डॉक्टर कहता है जी आप यहाँ से चले जाओ, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और अपने डॉक्टर को दिखा लो। हम वो वहां से निकले, इतनी खुशी हुई, गुरुजी का थैंक्स किया और बाहर आए और डॉक्टर को रिपोर्ट्स जब दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कोई दवाई ना शुरू कीजिए, आप बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको प्रॉब्लम होती है हो सकता है किसी और रीजन से होती हो। तो ये भी देखो 10 साल आज हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और उसके बाद ना डॉक्टर को यहाँ शिमला दिखाया, क्योंकि जब इतनी बार दिखाने के बाद जब डॉक्टर ने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में था, मेरे ब्रदर की भी हार्ट फेलियर से डेथ हुई थी बहुत यंग, इसलिए था। लेकिन सब ठीक है गुरुजी की कृपा से और सारे टेस्ट नॉर्मल आए। गुरुजी चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बेटी एक बार दुबई से आ रही थी, उसने कोई शादी अटेंड करनी थी, उसने अपने वहां से अपनी 2 सेट अपने साथ रख लिए ज्वेलरी के, अपने डायमंड के, मुझे वहां चाहिए होंगे। तो जैसी वो आ रही थी तो एयरपोर्ट पे उसको, इंडिया एयरपोर्ट पे उसको उन्होंने रोक लिया कस्टम वालों ने कि जी आप अपना दिखाइए। तो जब दिखाया तो कहते आप इसकी ज्वेलरी की रसीद दिखाइए। तो वो रसीद तो उसके पास कहाँ से थी, तो उसने मुझे फोन किया कि मम्मा ये तो ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा उनको कहो ये तो आपकी शादी की ज्वेलरी है। वो नहीं माने कि नहीं आप इसको या तो हमारे पास दे दो या कुछ। तो वो मुझे बोले कि क्या करूं, रात का टाइम था और उसको बाहर उसके ब्रदर इन लॉ लेने आए हुए थे, अंदर वो परेशान थी। फिर वो मुझे बार बार बोलती रही क्या करूं मम्मा। मैंने कहा बेटे ऐसे मत देना, क्योंकि ज्वेलरी दोबारा तो बनती नहीं, आप इसकी या तो फोटो लेके अपने पास रख लो। और इसके पापा यहाँ डांटते रहे कि उसको बोलो उनको दे ज्वेलरी और बाहर निकल जा। मैं उसको मना करती रही कि नहीं, इधर से हम कोशिश करते रहे कि क्या हो सकता है। हमने गुरुजी को कहा गुरुजी आप ही रास्ता बताओ, कैसे करना, क्या होना चाहिए। तो वो एयरपोर्ट पे रोने लगी, अकेली थी, क्योंकि 1-2 घंटे बीत चुके थे, सारे लोग जा चुके थे, फ्लाइट्स के लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब ये देखते देखते वहां पे डिप्रेशन में आ गई और रोए कि मैं क्या करूं। तो उधर से उसके फोन की बैटरी डेड होगी, बात ना कर पाई। तो अगली रात को जब वो घर पहुंची 2-2:30 बजे के करीब, तो मुझे उसका फोन आया कि मम्मा आज बताओ क्या हुआ। कहती वहां पर मैं रो रही थी, तो अंदर जो कस्टम में जो कमिश्नर होते हैं, कहती उन्होंने कहीं कैमरे में मुझे देख लिया अपने रूम में, और उन्होंने किसी को, पहले जो लोग वहां पर कहती मुझे डांट रहे थे कि आप ऐसे मत, यहाँ मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो। और वो तो कहती वो थोड़ी देर बाद वो आए कि जी आपको अंदर सर बुला रहे हैं। तो मैं अंदर कहती गई और मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम। मैंने ऐसे अपना हाथ रखा था तो हाथ में गुरुजी की घड़ी पहनी हुई थी। तो गुरु एकदम उन्होंने बोला कि आपको ये घड़ी कहाँ से मिली। मैंने कहा मुझे ऐसे सत्संग में मिली थी। तो कहते आप भी गुरुजी को मानते हैं। कहती हाँ जी हम तो गुरुजी को ही मानते हैं। तो वो भी हंस के आगे से बोले मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। और आज देखो कि आज मैं, मतलब मुझे आज बहुत जरूरी कहीं जाना था, लेकिन ऐसे ही मन में आया कि एक बारी मैं जाके ऑफिस जाके दिखाता हूँ और वहां से आके फिर देखता हूँ। तो अचानक कहते मुझे ऑफिस आना भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ऑफिस आ गया और आके भी बैठा ही था, तो मैं देख रहा था कैमरे में, तो मुझे अचानक आप पे नजर पड़ी कि क्यों रो रही है। तो मैंने आपको बुला लिया। तो गुरु जी, और उन्होंने उसी टाइम उन्हीं लोगों को जो पहले उसको डांट रहे थे एयरपोर्ट पे, उनको बुलाया और उनको कहा कि मैडम को छोड़ के आओ बाहर तक। और वही लोग कहती मुझे बाहर एग्जिट तक छोड़ के आए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा कहाँ से ज्वेलरी ली, क्या है, और मुझे बड़े आराम से बाहर निकाला। और ऐसे हैं गुरुजी, जहां भी गुरुजी ने अगर आपकी हेल्प करनी है, गुरुजी देख रहे हैं आप परेशानी में, वो वहीं पर पहुंच जाते हैं और कैसे आपको उसमें से परेशानी से निकालते हैं, ये तो जिन जिन के साथ ये मिरेकल्स हुए हैं वही जानते हैं। एक बार ऐसे ही हम लोग, हमारी एक मीटिंग थी, टर्की जा रहे थे हम लोग, 10-11 लेडीज थी। और हमने वीजा जब मैंने यहाँ से कराया तो हमने ई वीजा
लिया तो मेरा वीजा ओके हो गया। और जब हम लोग यहाँ से निकले, इंडिया एयरपोर्ट से गए, इंडिया एयरपोर्ट से तो किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं की। हम चले गए। जैसे हम इस्तांबुल पहुंचे तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि आप अपना वीजा दोबारा निकालिए। तो वहां जो उनकी मशीन थी, मैं उस पर गई तो वहां पे बहुत लाइन लगी हुई थी और उधर से हमारा अगली फ्लाइट का वहां टाइम हो रहा था। सारे लोग दूसरी साइड, मैं इस साइड अकेली। मैं बहुत वहां पे एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, किसी को कोई समझ ना आए, कोई इंग्लिश ना समझे, कोई हिंदी ना समझे, कोई बात ना करके राजी। फिर एयरपोर्ट पे मैं बड़ी परेशान। उधर से वो लोग मुझे बुलाते रहे कि आप इस साइड आइए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। और मैं उनके साथ वीजा मेरा देख के मैं परेशान कि क्या करूं। मैंने उसी टाइम मैंने अपने बेटे को फोन किया इंडिया। मैंने कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो गया। उसने कहा मम्मा कुछ नहीं करना, अभी हम आपको अपना फोन ऑन रखना आप, और हम आपको टिकट भेजते हैं। आप क्योंकि हम एक्चुअली इंडिया से ही दुबई का वीजा लगा के आए थे और दुबई में 30 मई को गुरुजी का सत्संग था और मेरे मन में बहुत था कि मुझे सत्संग अटेंड करना था। पर फिर मैंने बाद में गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि चलो मुझे अब मैं क्या करूं, डेट चेंज नहीं हो सकती, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सॉरी की मैंने गुरुजी से और मैं जाई। और ये भी बोला कि मेरा मन बहुत है सत्संग अटेंड करने को। और मेरे बेटे ने कहा कि आप कुछ नहीं करना, हम आपको भी टिकट भेज रहे हैं और आप इमीडिएटली यहाँ से जैसी फ्लाइट का हम भेजेंगे, जो फ्लाइट होगी उससे लेके आप दुबई निकल जाओ, क्योंकि दुबई का वीजा लगा के आए हुए थे। और जैसे ही उन्होंने बच्चों ने टिकट भेजी और मैंने दुबई की फ्लाइट लिया। मैं दुबई पहुंच गई 28 तारीख, 29 की सुबह सुबह की बात है, 29 मई। और वहां पर दुबई में अगले दिन सत्संग था गुरुजी का। हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। मैंने कहा हो देखो गुरुजी ने सत्संग अटेंड कराना था, इसलिए मुझे आगे जाना ही नहीं। सत्संग हमने अटेंड किया, हम आ गए। अगले दिन सुबह मेरी बेटी कहती है मम्मा एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर यहाँ पे एम्बेसी में अगर आपका कुछ होता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 15 दिन का तो हमारा दुबई का वीजा था ही। तो हम कुछ होता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 15 दिन का तो हमारा दुबई का वीजा था ही। तो हम एम्बेसी, टर्की एम्बेसी गए। तो वहां पर पहले तो उन्होंने हमारे फोन बाहर रखे, फिर अंदर जाने दिया, लेकिन हमें बात ही नहीं करने दी कि नहीं ये तो आपका वीजा का जो प्रोसीजर है ये इंडिया से। हम वापस आ गए। हमने इंडिया अपने मेरे हस्बैंड से बात की तो वो कहते हैं एक बार इंडियन एम्बेसी भी जाके तुम लोग देख लो। हम इंडियन एम्बेसी गए। तो मेरी बेटी ने जो फाइल थी उसमें आगे सबसे आगे गुरुजी का स्वरूप रख दिया, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती है। तो हमने गुरुजी का वो स्वरूप आगे रखा था और बाकी उनकी फाइल लेके उनके पास गए। तो जैसे ही फाइल जहां जहां जाए वो लोग वहां पे खड़े हो जाएं और हमें ऐसे वेलकम करें जैसे हम पता नहीं कोई वीवीआईपी है। और उन्होंने देखा, उन्होंने हमारी बात समझी और एकदम वहां से उन्होंने टर्की कॉन्सुलेट को फोन किया कि इमीडिएटली ये यहाँ से आ रहे हैं, हम भेज रहे हैं इनको और ये इंडियन पासपोर्ट है और आप इनका वीजा ओके कीजिए, क्योंकि इन्होंने टर्की जाना है। और ऐसे ऐसे जो भी था समझाया जब हम, और उन्होंने हमें कहा कि आप अभी चले जाइए। हम भी वहां से गए। हम बड़े हैरान कि ऐसा हो क्या रहा है। उसके बाद हम वहां से टर्की एम्बेसी गए। वही एम्बेसी में जब ले गई और अपने ऑफिस में बिठाया और बड़े आराम से फिर वो कॉन्सुलेट आए, मिले, पासपोर्ट मांगा, मेरा पासपोर्ट लेके गए, कोई पेपर नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हमें अपनी टर्किश कॉफी पिलाई वहां पर। और उसके बाद उन्होंने जो फीस लेनी थी वो थोड़ी सी जो था वो लिया और मेरे पासपोर्ट हमें वापस लाके दे दिया। और हम अपना पासपोर्ट लेके जब बाहर आए, हमें बाहर तक वो छोड़ने आए। जब हम बाहर आए तो हम बड़े परेशान, समझ नहीं आया क्या हुआ। मतलब मैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकी क्या हुआ। तो क्योंकि बेटी कहती क्योंकि गुरुजी थे, ये तो गुरुजी का मान सम्मान था, ये हमारा थोड़े था। तो मैं फिर उसके बाद जैसे आए हम सीधे एयरपोर्ट चले गए। एमिरेट्स की फ्लाइट
देखने, तो वहाँ फ्लाइट में एक सीट बाई चांस थी, वो ली और मैं इस तरह से टर्की पहुंच गई। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे मन में सत्संग अटेंड करने की थी, मुझे कहाँ रोका, सत्संग अटेंड कराया और दूसरे दिन मुझे वापस वहां भेज दिया। ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ये गुरुजी ही कर सकते थे। ये उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे मेरे सारे काम कैसे बनाए। अकेले टर्की जाना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार हमारी जिंदगी में किए हैं, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं कि हम अगर उनका सत्संग करते रहें तो कभी भी खत्म ना हो। हम कभी भी आपस में भी बात कर रहे होते हैं, कोई डिस्कस कर रहे होते हैं, तो गुरुजी उस चीज का वैसे ही उसी टाइम आंसर दे देते हैं। हमने तो इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक बार बड़े मंदिर से आ रहे थे, तो बड़े मंदिर में बहुत रश था, बहुत ज्यादा रश था। तो बड़े मंदिर बस जैसे दर्शन करके आने लगे, हमें काफी टाइम लग गया था बाहर से लाइन में लगते करते, तो हमें आगे आना था। तो मेरे हस्बैंड बड़े इम्पेशेंट हो गए कि नहीं नहीं चलो, मैं बोलती रही कि लंगर करके चलते हैं, लेकिन बहुत रश था। इन्होंने कहा नहीं चलो चलो, बहुत टाइम लगेगा, चलो करके हम बाहर निकल गए। बाहर निकले तो मेरे मन में वो गुरुजी का पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि मुझे गुरुजी का आज समोसा मिला था। मंडे नहीं, उस दिन पता नहीं कौन सा डे था कि मुझे समोसा और लड्डू गुरुजी खिलाते थे, वो खाना था। और यही सोचते सोचते मैं अपने हस्बैंड को बोलती आई कि आपने आज लंगर नहीं करने दिया, आज बड़ा गलत हुआ। तो जैसे बाहर निकले, मैंने मन में सोची थी कि क्या करें, तो मेरे मुंह से निकला कि हम छोटे मंदिर चलें, एम्पायर स्टेट। ये कहते अच्छा चलो, तो हम एम्पायर स्टेट चल पड़े। चले तो गए, लेकिन वहां भी अंदर जाना बहुत मुश्किल था। फिर हमने कैसे कैसे फोन करके वहां जो भी था जाने दिया हमें। जब अंदर गए तो वहां पे बस एक कोई आंटी थी, वो वहां पे डेकोरेशन कर रही थी। तो हम थोड़ी देर बैठ गए, गुरुजी के चरणों में बैठे और दिमाग में वो समोसा घूमता रहा कि बस थोड़ा सा लंगर मिल जाए किसी तरीके। और उतनी देर में, थोड़ी देर में वहां पे वो हमें लड्डू और समोसा लेके आए और प्रसाद दिया। तो मैं इनको देखूं, ये मुझे देखे, और हमने प्रसाद लिया और हम बाहर आ गए। मतलब गुरुजी का थैंक्स जितना भी करें वो कम है। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे बहुत से मिरेकल किए हैं संगत जी। अगर हम गुरुजी की महिमा गाने लगे तो कभी खत्म नहीं होएगी। जय गुरु जी।